प्रशासनिक कसावट के लिए सरकार समय समय पर प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला करती रहती है। इसी कड़ी में सोमवार शाम एमपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई, जिसमें बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया। इसी सूची में प्रदेश के सीनियर आईएएस अधिकारी शामिल हैं, लेकिन इस फेरबदल में सबसे ज्यादा जोर उद्योग विभाग पर दिया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि जनवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है, जिसमें उद्योग विभाग के अधिकारियों की अहम भूमिका रहने वाली है। ऐसे में ऐन वक्त पर जमे हुए अधिकारियों के तबादले पर सवाल उठना लाजमी है। वहीं विपक्ष इस फेरबदल को मिशन 23 की प्रशासनिक जमावट से जोड़कर देख रहा है। जिनकी मंत्रियों से नहीं पट रही थी, गलत सलत मंत्रियों के दबाव में जो लोग काम नहीं कर रहे थे, उनको जो है डिस्प्लेसमेंट कर दिया गया है, उनको यहाँ से वहाँ हटा दिया गया है। तो ये प्रशासनिक सर्जरी थोड़ी है, लेकिन इससे परिणाम सामने नहीं आने वाला है। ऐसी सर्जरियों से कोई इन्वेस्टमेंट तो आता नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो आता है जब सरकार पर विश्वास हो, लोगों को वातावरण पर विश्वास हो। जो पिछले जो है 18 साल का अनुभव है, उसमें मध्य प्रदेश में क्या आया है इन्वेस्टमेंट, ये सरकार को बताना चाहिए। इधर बीजेपी ने कांग्रेस के सभी आरोपों को खारिज करते हुए तबादलों को रूटीन प्रक्रिया करार दे दिया और कांग्रेस को खुद के कार्यकाल को देखने की नसीहत दे डाली। कांग्रेस के लोग सावन के अंधे हैं, उनको हर चीज में हरा ही दिखता है। ये जैसे कर्म 15 महीने तक करते रहे बोरा भरने के लिए, ये प्रशासनिक फेरबदल एक प्रक्रिया है। लेकिन ये कांग्रेस का समय नहीं है कि कमलनाथ के यहाँ 2 एजेंट बैठे रहते थे कि बोरे में कौन कितना माल डालेगा, उसको वहाँ पोस्टिंग मिलेगी। उन दोनों को वो भूल जाएं। प्रशासन में कसावट, प्रशासन में फेरबदल, ये स्वाभाविक प्रक्रिया और ये होगी। एक साथ थोक बंद तबादले अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है, जिसे लेकर प्रदेश में सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कसावट का नाम देकर सरकार मिशन 23 की जमावट कर रही है? सवाल ये भी कि क्या सरकार अधिकारियों की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। अमूमन मैं पुनरावृत्ति दोष से बचता हूं, आपने पैकेज में भी सुना, लेकिन अब इस वक्त तो मजबूरी है फिर से दोहराना पड़ेगा कि तबादला ठीक है, एक सामान्य प्रक्रिया है और हर सरकार का उस पर अधिकार होता है, वो अपने मुताबिक करती है। लेकिन जब इलेक्शन बिल्कुल नजदीक हो, उस वक्त जो तबादले होते हैं और कुछ महत्वपूर्ण विभागों के होते हैं जहां बड़े इवेंट भी होने वाले हों, तो फिर लगता है कि ये जमावट है कि कसावट है। लिहाजा इस शब्द को फिर दोहराना पड़ेगा। आज का एजेंडा इन्हीं सब मसलों पर होगा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं एजेंडे के मुख्य बिंदु। बड़ी प्रशासनिक सर्जरी के आखिर क्या है मायने? मिशन 23 से पहले कसावट या जमावट, ये फिर से पुनरावृत्ति आपको दिखने मिल रही है। तीसरा, क्या तबादलों से बदलेगी जिलों की तस्वीर? क्या परफॉर्मेंस बना ट्रांसफर का आधार? ये एक बड़ा सवाल है और इसी पर बात भी करेंगे। 3 बेहद खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूं। हमारे साथ हैं आनंद जाट, ये कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता हैं। स्वागत है आनंद जी का। दूसरी मेहमान है दिव्या गुप्ता, ये बीजेपी की युवा ऊर्जवान प्रवक्ता है। दिव्या जी का भी बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान है योगी राज योगेश, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत है योगेश जी का भी। शुरुआत जाहिर तौर पर दिव्या जी से करनी पड़ेगी। दिव्या जी, हमारे इस शो का टाइटल भी है, तो ये कसावट है या जमावट है? और ट्रांसफर का आधार क्या सिर्फ परफॉर्मेंस था या फिर जैसा कहा जा रहा है कि बेहद रूटीन है, हो गया? प्रवीण जी, सबसे पहले तो गुरुपुरब की आपके माध्यम से सबको बहुत सारी बधाइयां, लाख लाख बधाइयां, सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बात तो ये, अब दूसरी ये कि एक रूटीन प्रक्रिया है जो मेरे ख्याल से जब तक अभी कुछ दिनों पहले तक सब लोग ये इस बात को डिबेट करते थे और इस बात को सोचते थे कि अभी तक तबादले क्यों नहीं हो रहे, और तब ये विषय आ रहा था कि ओवरड्यू हो रहा है और ये फिर भी नहीं हो रहा है। और अब जब तबादले हो गए हैं तो फिर इस बात को लेके कयास लगाए जा रहे कि क्यों हो गए हैं। यानी ये कि हमें किसी भी समय एक डिबेट का तो विषय मिल ही जाता है और बन ही जाता है, और एक रूटीन प्रक्रिया को हम एक डिबेट का विषय बना ही लेते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि ओवरड्यू था, ये ओवरड्यू था जो होना ही था, और इसकी एक प्रक्रिया जो एक जारी होती है उस प्रक्रिया के अनुरूप ये काम हुआ है। अब यदि हम इन बिटवीन द लाइन्स हम अगर पढ़ना चाहें
और ढूंढना चाहे कुछ ना कुछ, तो हम कुछ भी ढूंढ सकते हैं। आप इंदौर से वाबस्ता करूंगा, अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। पहले एक बार आनंद जी को इन कर लेता हूं। आनंद जी, उनका बहुत मासूमियत वाला जवाब है कि बहुत रूटीन की प्रक्रिया है, फिजूल में उसमें एंगल आप लोग क्यों तलाश रहे हो? वो बोल रहे हैं कि भाई तो ओवरड्यू था तो कर दिया, कभी भी करना था ही तो अभी कर दिया। देखिए प्रवीण जी, दो तीन चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी की इस सौदेबाजी की जो सरकार है उसकी चला चली की बेला है, और इस चला चली की बेला में चूंकि अभी जो सीएस हैं उनका भी कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो उसके पहले ये जो जमावट की गई है, और इसमें जो दिखता है कि कारम बांध के जो घोटाले के से जुड़े हुए लोग हैं उनको पुरस्कृत किया गया, उसके बाद पोषण आहार घोटाले के लोगों को जो मुख्य आरोपी हैं उनको पुरस्कृत कर दिया गया। फिर वहीं से जिन्होंने ये कहा था, मध्य प्रदेश की माताओं पर यह आरोप लगाया था कि वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिला रही है इसलिए कुपोषण है। 18 साल की अगर भारतीय जनता पार्टी के शासन में अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी इस तरह का बयान देता है तो मैं समझता हूं कि इसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी आलोचना की जाए वो कम होगी। तो कुल मिलाकर ये सीधे तौर पर जो है उन्हीं अधिकारियों को इधर से उधर घुमाने की प्रक्रिया है, और जो योग्य और ईमानदार ऑफिसर हैं उनको फिर से एक बार ठेंगा दिखाने की कोशिश है। जिनका ट्रांसफर हुआ वो सारे अयोग्य और बेईमान हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि इसमें उन लोगों को पुरस्कृत किया गया है जिन पर घोटालों के आरोप हैं। ठीक है, योगीराज जी को इन करते हैं। योगीराज जी, आप इस ट्रांसफर को कैसे देखते हैं, जो लंबी लिस्ट आई जिनमें कलेक्टर भी हैं 10 जिलों के? देखिए प्रवीण जी, ये चूंकि भाजपा तो कहेगी कि रूटीन प्रक्रिया है और कांग्रेस उस पर आरोप लगाएगी, लेकिन ये कई सारी चीज़ें, कई सारे एंगल्स होते हैं। डेफिनेटली 2023 कहीं ना कहीं नज़र में है, लेकिन आप ये देखना, पिछले कई दिनों से ये एनालिसिस में आया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यदि आप पिछले 18 सालों का भी एक देखें तो उनको केवल एक वीक पॉइंट मुझे जो नज़र आता वो ये है कि प्रशासन के मामले में उनके ऊपर ये चार्जेस लगते हैं कि प्रशासन पर उनकी ढीली पकड़ है। और जब 2018 के बाद जब दोबारा से जो सत्ता में आए तो आप देखो सबसे ज़्यादा फोकस उनका इन्हीं पर है। और आप देखो ब्यूरोक्रेसी पे, चाहे वो मंच पे गए हों, मंच से लोगों को सस्पेंड कर रहे हैं, मंच से अफसरों को सस्पेंड कर रहे हैं, मंच से चेतावनी दे रहे हैं, और जीरो टॉलरेंस को लेकर वो बार बार बड़े सचेत हैं, बड़े संवेदनशील हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार की जो फोर्थ जो उनकी पारी है उसमें कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी उनके माइंड में है, उनके टारगेट पर है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी प्रोसेस में उनको ये कुछ नाम तो खैर पता ही रहता है मुख्यमंत्री को कौन कैसा काम कर रहा है, तो कई मसले में ये भी रहता है कि कई बार मंत्री और पीएस की नहीं पट रही, कई मामलों में ये रहता है कि पीएस और अफसर की नहीं पट रही। जैसे उद्योग विभाग का आपने अभी उदाहरण दिया, उसमें ये बात सही है, संजय शुक्ला चाहे जॉन एस किंग्सली हों, उनसे सीएम नाराज थे, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात है कि दोनों भी एक दूसरे से नाराज थे। तो जब ऐसी चीजें सामने आती है कि कोऑर्डिनेशन प्रॉपर अफसरों में नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं फिर ऐसी वजह बनती है। तो एक वजह ये भी मुझे दिव्या जी, आपके शहर में होने वाला है इन्वेस्टर समिट, और बहुत जल्दी होने वाला है, और पूरी तैयारियां मेरी समझ से तो लगभग आखिरी मुकाम पर है। तब एमडी बदल दिया जाए, तब पीएस बदल दिया जाए उसी डिपार्टमेंट का, तो क्या जो कांग्रेस तंज कर रही है कि इन्वेस्टर जो है वो इनके नाम से नहीं आएंगे, इन्वेस्टर नहीं आ रहे थे, क्या वजह थी? उद्योग विभाग को तो अभी बहुत महती जिम्मेदारी दी गई थी इन्वेस्टर समिट की। अभी भी जिम्मेदारी वैसी की वैसी है प्रवीण जी। आनंद जी की थोड़ी सी आदत है, आनंद जी थोड़ा सा विषय को बहुत लाइट कर देते हैं, और बहुत अच्छी बात है। लेकिन आनंद जी, आप आरोप लगाते हुए इसलिए नहीं अच्छे लगते क्योंकि जिसने प्रशासन को अपने पैरों तले रखा हुआ हो, जिस पार्टी ने सारी उम्र, और जिसने उसकी योग्यता के आधार पर नहीं, बटोरने के आधार पर जिन्होंने अपने अफसरों को उसकी योग्यता बनाया हुआ हो। फिर दूसरी बात, आप भूल गए कि आपकी 18 महीने की सरकार में सचमुच एक ही उद्योग बन गया था जिसको आप लोगों ने एक पूरा उद्योग का दर्जा दे दिया था। वो अगर आरोप लगाए तो बहुत हास्यास्पद आरोप होता है, पहली बात। प्रवीण जी, दूसरी बात आपने जो कही कि इन्वेस्टर समिट जो आ रहा है, इन्वेस्टर समिट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अफसर के चेहरे पर नहीं आ रहा है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश की एक डेवलपमेंट की जो बहुत सारी तासीर है उसको देखते हुए आएगा। लेकिन वो आपकी टीम का पार्ट तो थे। ऐसे है कि मैच के पहले आप अपने अच्छे बल्लेबाज को कह दें कि नहीं अब आप बाहर हो, तो आपकी टीम का पार्ट तो थे ना वो पीएसबी। और अच्छी बात है, एक और अच्छा बल्लेबाज, एक और बहुत अच्छा बल्लेबाज मनीष सिंह जी अगर वहां पहुंच जाते हैं और इन्वेस्टर समिट की कार्यभार देख लेते हैं, तो हमने कार्यशैली और कार्यक्षमता
दोनों उनकी देखी हुई है। और यदि एक योगीवती वहां जाके अगर बैठ जाता है तो मुझे लगता है कि लास्ट ओवर्स में भी आप T20 अगर देख ले तो बैटिंग बहुत अच्छी हो जाती है और लास्ट ओवर्स में भी मैच जिताया जा सकता है। अभी हमने हाल ही में इंडिया पाकिस्तान में भी देखा है। बिल्कुल ठीक है। आपके क्रिकेट प्रेम को सैल्यूट करता हूं। आनंद जी को इन कर लेता हूं। आनंद जी वो कह रही है कि भाई ठीक है, उनको जिसको लगा कि बैटिंग ऑर्डर ही चेंज किया है, वो कह रहे हैं भाई ऐसे थोड़ी कि एक टीम से बाहर कर दिया, बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया। अगर क्रिकेट की भाषा में आज पूरी डिबेट करके देखते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, जो मध्यक्रम वाला था उसे थोड़ा सा और प्रमोट करके ऊपर ले आए, बस कि भाई ओपनिंग करा ली। इसमें क्या आप बीच में से तलाश ले रहे हो कि जैसे भूपेंद्र जी की हम बाइट सुन रहे थे कि इन्वेस्टर कोई अधिकारियों के नाम पे थोड़ी आता है और ऐसा है और वैसा है, ये क्यों आप लोगों ने बिटवीन द लाइन पढ़ लिया? सर देखिए, पहले दिव्या जी ने जो कहा मैं उस पर बात करूंगा। इन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो है वो उद्योग चला रही थी। मैं दूसरी बात कहता हूं, मध्य प्रदेश के युवाओं की पूरी एक पीढ़ी, सुनिए ना, मैं बीच में नहीं बोला, आप 2 मिनट सुन लीजिए बहुत शांति से और धैर्य से। मैं यही तो कहता हूं दिव्या जी, आप धैर्य से सुना कीजिए। मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलता और आपका बहुत सम्मान करता हूं, बहुत ज्यादा, लेकिन आप उस धैर्य को बार बार खो देती हैं। चलिए बात पूरी। तो वास्तव में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की सरकार ने मध्य प्रदेश में युवाओं की पूरी एक पीढ़ी को बेरोजगार रखकर बर्बाद किया है और अब तक ये 3-4 इन्वेस्टर सबमिट हो गई है। हमारे दौर के जो मुख्यमंत्री होते थे वो अपनी जो सरकार की ब्रांडिंग करवाते थे कलाकारों से, साहित्यकारों से, और ये करवा रहे हैं उद्योगपतियों से। ये अंतर है। और हमारे लोग जो हैं उद्योगपतियों के ट्रांसफर से अभी मैं बिल्कुल बता रहा हूं, इन्वेस्टर समिट पर बात हो रही है। अब उसमें क्या है सर, ट्रांसफर का जो एक सिस्टम है उस पर भी बात करता हूं। दरअसल क्या है कि ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, लेकिन वास्तविकता इससे उलट है। जनता का साथ लेते हैं वोटों के रूप में और ठेकेदारों का विकास और कमीशन खोरों पर विश्वास, और यही है भाजपा का प्रयास। तो इन सारी नीतियों के कारण चूंकि एक बड़ा इवेंट हो रहा है तो जो नियर वन और डियर वन है उन अधिकारियों को उस इवेंट में लगाया जाएगा। ये सीधा सा स्पष्ट संकेत है। और अगर इतने ही अच्छे ऑफिसर हैं तो कल इंदौर के कलेक्टर में आतिशबाजी किसने की और किस लिए की? एक बार योगेश जी को इन कर लेते हैं, फिर जाऊंगा मैं जरूर दिव्या जी के पास बाकी के मसले में। जो नगरीय प्रशासन, 2 विभाग जो है जो बिल्कुल साफ दिख रहे हैं योगेश जी, वो एक उद्योग और एक नगरीय प्रशासन, पूरा PS कमिश्नर ये पूरे चेंज कर दिए। और ये खबरें भी आती थी बीच में, दिव्या जी की एक राजनीतिक मजबूरी है कि उसे कबूलेंगे नहीं, लेकिन बीच में खबरें आती थी कि जो मंत्री हैं विभाग के भूपेंद्र सिंह जी, उनसे नई पटरी बैठ पा रही थी उनकी। यही वजह आपको लगता है? हाँ, मैंने पहले भी जिक्र किया था, मैंने पहले दौर की चर्चा में इस बात का जिक्र किया था कि कई मंत्रियों की अपने PS से नहीं पट रही और ये शिकायत लगातार लंबे समय से चली आ रही थी। अब उनको कैसे बदला जाए, कैसे एडजस्ट किया जाए या कहाँ उनको एडजस्ट किया जाए, इसकी भी एक कवायद है। और आप ये देखिए इस फोकस में पूरे के पूरे 2-3-4 अफसर पर ज्यादा केंद्रित है, जैसे T इलैया राजा बहुत काबिल अफसर उनको मानते हैं। एक मनीष सिंह जी, इंदौर को उन्होंने बिल्कुल स्वच्छता के मामले में बिल्कुल टॉप पे पहुंचा दिया। इसके आपको पता होगा अभी 1-1.5 महीने पहले ही कैलाश विजयवर्गीय जी ने आरोप लगाया था कि बड़े काबिल यदि अफसर हैं तो ये इंदौर के अफसर उज्जैन में क्यों फेल हुए थे? उज्जैन में तो एक तो बात यह है कि कहीं ना कहीं अफसरों को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता भी सवाल उठाते रहे। एक मेरा सवाल भी यहाँ पे है कि जैसे मान लो आपके पास बहुत काबिल अफसर है मनीष सिंह जी, अभी क्रिकेट की भी बात चल रही थी, आप एक बल्लेबाज के दम पर अपनी टीम को, मतलब कब तक उस बल्लेबाज पे आप डिपेंड रह सकते हैं कि वो इंदौर के कलेक्टर होंगे, वो एक महत्वपूर्ण विभाग में उनको PS बना दिया जाएगा। तो या तो ऐसा लगता है कि कुछ चुनिंदा अफसर पर सरकार की नजर बनी हुई है, या ये है कि ऐसे अफसर कुछ नेताओं के टारगेट पर है। तो एक ये भी वजह मुझे लगती है कि इस फेरबदल की एक बड़ी वजह। लेकिन ये बात जरूर है कि कुछ ना कुछ अफसरों में, मंत्रियों में, अफसरों के आपसी तालमेल में कहीं ना कहीं लेगेसी। अब दिव्या जी निकल लेते हैं। दिव्या जी, दो तीन चीजें हैं मेरी। एक तो ये कि जो कि क्या वाकई एक नायक वाले अवतार में CM एक मैसेज देना चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में ओवर कमांड है उनका, वही जो चाहेंगे, जिस तरह की जमावट करना चाहेंगे वैसा होगा, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि क्या वजह है कि अब वो अपने नेताओं को, चाहे कैलाश जी हो, चाहे भूपेंद्र जी हो, चाहे ये कि वो सोच रहे हैं कि भाई अगर इनकी नाराजगी है तो इन्हें शिफ्ट करो। ये खबर भी आ रही नरसिंहपुर कलेक्टर को जो शिफ्ट किया गया, वहां लोकल लीडरशिप के साथ उनकी दिक्कत थी कुछ, वो उन्हें बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देते थे। हालांकि उन्होंने एक दर्द भरा एक ट्वीट भी किया था कल। तो मैं चाहता हूं इस मसले पर आप बोले।
प्रवीण जी, देखिए ऐसा है कि अधिकारी और शासन प्रशासन दोनों का तालमेल होना किसी भी मुख्यमंत्री के लिए ये बहुत आवश्यक होता है। आपने जो योजना बनाई वो योजना जब तक क्रियान्वयन होके नीचे तक नहीं पहुंचेगी तब तक शासन जितनी मर्जी योजनाएं बनाता रहे, उसका क्रियान्वयन करने के लिए प्रशासन का दुरुस्त होना बहुत आवश्यक है। तो इसमें कहाँ कोई संशय का विषय आता होगा कि अगर शासन ने कोई योजना बनाई तो प्रशासन उसके साथ अगर हाथ में हाथ मिला के चलेगा तो ही तो नीचे तक बात पहुंच पाएगी। तो ये तो सरकार का पहला एक सोच का नियम होना चाहिए कि मेरी ट्यूनिंग बराबर बैठी रहे, ताकि ट्यूनिंग अगर बराबर रहेगी तो जो मैं योजना बना रहा हूँ, मेरी पॉलिसी अच्छी है, मेरी पॉलिसी मेकिंग बहुत अच्छी है, लेकिन पॉलिसी मेकिंग नीचे तक पहुंचाने के लिए यदि कहीं कोई स्पीड ब्रेकर भी आता हो तो क्यों ना उसको दुरुस्त करा जाए। इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, सोचने का समझने का नजरिया अलग है। तो एक बात सिर्फ ये है कि जब हम किसी एक रूटीन प्रोसीजर को, एक रूटीन प्रोसीजर था जिसको हमने करा, उस रूटीन प्रोसीजर में भी यदि हम 2+2 22 करते रहे या 1+1 11 करें तो फिर हो सकता है कि हम जो मर्जी करना चाहे हम कर सकते हैं। आनंद जी को कर लेते, आनंद जी 2+2 4 करिए भाई, आप लोग 22 कर रहे हो, या 1+1 2 करिए, 22 मत करिए, 11 मत करिए। देखिए, मैंने तो बहुत स्पष्ट अपने पहले वक्तव्य में ही कहा था कि जिन्होंने मध्य प्रदेश में मोटरसाइकिल से पोषण आहार का परिवहन, लाखों टन का, हजारों टन जो पोषण आहार है उसका परिवहन कर दिया, उन्हें मध्य प्रदेश गौरव सम्मान दे दिया गया, सीएम उत्कृष्टता पुरस्कार दे दिया गया। तो ये लगातार अब इसको 2-4 कह लो या 2-22 कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन जिनकी पहचान है व्यापम से, जिनकी पहचान है डंपर से, जिनकी पहचान है घोटालों की पहचान, ई टेंडरिंग, जिन्होंने लगातार घोटाले किए हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए। मैं बार बार कह रहा हूं कि चाहे जितने घोटाले कर लो, अब जो है चला चली की बेला है, 3-4-5 महीने बचे हैं, इसमें जो घोटाले करना है, जितने षड्यंत्र करना है कर लीजिए। नहीं सर, जून के बाद सब कुछ जो है बदल जाएगा, आचार संहिता भी लग जाएगी और जनता उस मोड में आ चुकी है। और वैसे भी दोनों बार जब मुख्यमंत्री बने हैं फ्रेश तरीके से, तो जनादेश का अपमान करके ही बने हैं, इसलिए हमें कोई संशय ही नहीं है। ठीक है योगेश जी को निकलते, योगेश जी एक जिक्र इन्होंने कर दिया, मैं उस तरफ जाना भी चाह रहा था कि जो सम्मानित हुए बीते दिनों, 2-4 नाम तो मैंने भी तत्काल देखे, जो सौरभ सुमन कलेक्टर छिंदवाड़ा है वो भी सम्मानित हुए, मनीष सिंह जी भी सम्मानित हुए, वो सम्मानित वाले अगले दिन उनका नाम ट्रांसफर लिस्ट में था। इस चीज को भी समझना चाहिए ना आनंद जी को कि केवल सम्मान इस बात का थोड़ी मिला उनको, जैसे ही सम्मान मिला उसको चलता कर दिया। लेकिन मैं एक चीज बोल रहा हूं यहाँ पे, ये जो सम्मान की जो लिस्ट बनती है ना, ये कल ही नहीं बनी। हाँ, ये बात सही है। तो ये पहले से उनके नाम थे और उनका कुछ योगदान रहा होगा उनकी प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके कार्य प्रणाली में, तो उसकी वजह से वो उनको पुरस्कार मिला। लेकिन यदि अब उनके ऊपर चार्जेस लगे तो उनको शिफ्ट भी किया गया। तो ये सरकार की अपनी स्टाइल है। लेकिन ये बात जरूर है कि मैं जो बार बार जिक्र कर रहा हूं, जिन्हें हटाया उन्हें डंप नहीं किया ना भाई, सबके पास। जैसे संजय जी हटे तो पीएचई चले गए, मतलब ऐसे नहीं कि कहीं डंप ही कर दिया आगे, भाई कोई मत्स्य पालन टाइप का कोई लूप लाइन का डिपार्टमेंट तो दिया नहीं बिल्कुल नहीं। तो ये इसलिए भी है कि ये कुछ 2-4-5 अफसर हैं, इन्होंने काम करके भी दिखाया, तो डेफिनेटली वो सीएम के कहीं ना कहीं आसपास रहे हैं और उनकी एक प्रशासनिक एक्सपीरियंस है, तो सरकार ने हो सकता है कि मुख्यमंत्री ने उन पर भरोसा किया। केवल मैंने कहा ना, कई बार जैसे आपने नगरीय प्रशासन मिनिस्टर का जिक्र किया, कई बार पीएससी नहीं बन रही, वो बार बार कह रहे हैं हटाने का, लेकिन नहीं हटा पाए। तो ये भी तो रहता ना, कब किसको हटाना है, उस आधार पर उन्होंने किसी को शिफ्ट किया, लेकिन उसका रुतबा बरकरार रखा। रुतबा बरकरार रखा। तो क्या ये भी एक तरह का दिव्या जी पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेसी का तुष्टीकरण तो नहीं है कहीं कि भाई ठीक है कि हमको अपने एक व्यक्ति को नाराज नहीं करना और आपसे भी हमको स्नेह है, लिहाजा उनके पास से हटा दिया और इधर बैठा दिया। प्रवीण जी, अगर आपने जैसे पहले कहा था कि एक रात पहले सम्मान करा और अगले दिन लिस्ट में नाम आ गया, तो योगी जी ने मेरी बात का वही मैं कहना चाह रही थी कि क्या ये ओवरनाइट डिसीजन था या ओवरनाइट डिसीजन होते हैं क्या इस तरह के सम्मान के, जो अगर आपने काम करा है उस काम का सम्मान हुआ है, वो सम्मान की लिस्ट अलग बन रही थी और जब एक ट्रांसफर का लिस्ट हो रही थी तो वो एक अलग लिस्ट बन रही थी, तो उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। और जैसे मैंने पहले कहा कि पहले रूटीन प्रक्रिया थी, लेकिन मैं फिर उसी बात पर आती हूँ कि जब कोई व्यक्ति काबिल होता है, जब कोई व्यक्ति सक्षम होता है, जब कोई व्यक्ति अपनी कार्यशैली और कार्यक्षमता
क्षमता के साथ सुचारू रूप से काम कर रहा होता है, तो क्या उसे किसी ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए जहां वो अपनी उसी शैली के साथ फिर से बहुत अच्छा काम करके उस डिपार्टमेंट को दिखा सके और बढ़ा सके? इसमें कहाँ कोई दुराव होना चाहिए और कहाँ कोई संशय होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो आनंद जी ये कह रहे हैं कि भाई आप क्षमतावान व्यक्ति हो, और वो भी खासतौर पर आईएएस के में तो ये होता ही है कि भाई आप जहां रहोगे कमाल करोगे, आपका तो पद ही इस तरह का अखिल भारतीय सेवा का है। तो अगर मान लीजिए शिफ्ट कर भी दिया या इन्हें वहां कर दिया, तो जो मैं उनसे बोल रहा था कि उन्हें डंप तो किया नहीं कहीं पे ले जाके, मैं पूर्ण विभाग दे दिया, एक से हटाया दूसरे में दे दिया, सिंपल एक प्रक्रिया है। ये दिव्या जी कह रही। मैंने भी तो यही कहा कि यही अफसर जो हैं पिछले 18 साल में इधर से उधर हो रहे हैं। इसमें कुछ एक आध दो अपवाद हो सकते हैं, लेकिन जिन पर ये तो आपके वक्त भी रहे होंगे। सर नई ज्वाइनिंग थोड़ी है किसी की। नहीं 18 साल का शासन जो है, और उसमें लगातार जो ईमानदार ऑफिसर माने जाते हैं, आप लोगों के माध्यम से ही पता चलता है, क्योंकि हम लोग तो इतनी प्रशासनिक अधिकारियों से, वल्लभ भवन के लोगों से ज्यादा मुलाकात नहीं करते, फील्ड के अधिकारियों से मुलाकात होती है, लेकिन जो आप लोग बताते हैं कि फला अधिकारी ईमानदार है उसकी, लेकिन यहाँ तो सर मोटरसाइकिल से पोषण आहार का परिवहन जो है दिखाया, मैं उसी बात को कह रहा हूँ कि बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ, आपसे पहले बोल दिया दिव्या जी। हाँ बोलिए। मैं इसी बात को इसलिए कह रहा हूं कि ये अगर जो पुरस्कार की सूची है, तो मैं समझता हूं कि ये मध्य प्रदेश की जनता को अगर मान लीजिए आप क्रिकेट से हटके थोड़ा पार्क की तरफ चलते हैं, फूल की तरह सूंघ पाए आप, तो क्या सूंघ पाए इस ट्रांसफर में? क्या सूंघा आपने? क्या है ये जो बदलाव है? सर मैंने तो पहले वक्तव्य में ही कह दिया था कि सीएस साहब जो हैं उनके रिटायरमेंट का वक्त है, और उन्होंने अपने जो पसंदीदा लोग हैं उनकी जमावट की है, और आने वाले समय में ताकि बाहर से भी सरकार को निर्देशित किया जा सके, इस तरह की कोशिश है ये। अच्छा योगेश जी, आपकी टिप्पणी हालांकि ये बहुत अपच करने वाली वो है, वो आपको तो अपच करेगी नहीं, मुझे क्यों करेगी? मैं ब्यूरोक्रेट भी नहीं और बात कह रहा हूं, तो उसको रिपीटेशन कहकर आप खारिज कर दे रहे हैं, दूसरी बात आप अपच सर, कह दे रहे हैं। मोटरसाइकिल वाली दर्शक इतने जागरूक है, मोटरसाइकिल वाली आपने 3 बार बोली, तो मैं नहीं बोलूंगा कि सब दोहराओ भाई। आप उस प्रश्न पर, दूसरा मुझे अपच इसलिए नहीं करेगा, मैं ब्यूरोक्रेट हूं, जो बार बार जो है हर डिबेट में एक घोटाले का आरोप लगाते हैं कि एक उद्योग चलाते थे, उस रिपीटेशन पर कोई सवाल नहीं होता है। एक ही बार बोला, उनको भी टोकता मैं। हर डिबेट में मुझे खाने में मत रखिए प्लीज, माना मेरी आइडेंटिटी ही केवल यही है कि मैं किसी खांचे में नहीं हूं। मैं कोई खांचे में नहीं कह रहा हूं। हाँ, मैं तो अपच पर बात कर रहा हूं। नहीं, आपको दिक्कत होगी कहा ना, तो ब्यूरो भाई, कोई भी जो सामान्य समझ रखने वाला जो दर्शक है वो भी जानता है कि एक बार पद से जाने के बाद, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो या बाबू, वो इस हैसियत में नहीं होता है कि दूर बैठ के रिमोट से चला ले। इवन सीएम नहीं होते। योगेश जी आपकी नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, और पहली बात तो मान लो चीफ सेक्रेटरी जा रहे हैं तो अपनी टीम बना के क्यों जाएंगे? वो तो नया और और दूसरा है कि एक बात और बता दूं, जो नए चीफ सेक्रेटरी आने वाले हैं, मतलब मैं कोई घोषणा नहीं कर रहा, लेकिन संभावित जो नाम अनुराग जैन का है, वो अनुराग जैन तो कांग्रेस के शासन में कलेक्टर रहे हम, और बहुत मुख्यमंत्री के बड़े करीबी है। मंडला कलेक्टर भी थे वो, मुझे याद है, भोपाल कलेक्टर भी रहे। भोपाल कलेक्टर नहीं तो बिल्कुल हैं, वो भोपाल कलेक्टर थे, और जिस समय मैं स्कूल में पढ़ता था वो भोपाल कलेक्टर थे, और स्कूल फॉर एक्सीलेंस जो भोपाल का है वो उन्हीं के समय पर तैयार हुआ था। वो सारी चीजें बात पूरी। तो मेरा मतलब ये है कि वो बहुत अच्छे थे, तब वो बहुत अच्छे थे। योगेश जी की बात पूरी कर रहे हैं। अगर वक्त रहा तो आऊंगा योगेश जी पहले सडनली गलत तड़का लग जाएगा उनमें। तो मेरा मतलब यही है कि यदि इस आधार पे आप आकोगे तो फिर आप ये कहोगे साहब कांग्रेस के समय के थे और बीजेपी उनको क्यों ला रही है, या बीजेपी उनको लाई है तो क्या कुछ ना कुछ गलत रहा होगा, ऐसी संभावना भी आके जाके बन जाएगी। लेकिन चीफ सेक्रेटरी जब आता है तो अपनी टीम खुद बनाएगा ना, वो जाहिर बात है। वो जाने वाला आदमी अपनी टीम बना के क्या करेगा? किसी भी विभाग में कोई भी नया व्यक्ति आता है तो वो जो अपने साथ टीन किए हुए लोग हैं उन्हें चाहता है कि उनकी जिससे काम में आसानी हो। बिल्कुल, क्योंकि उसको आने वाले समय में लंबा समय काम करना है, सरकार के साथ कदम ताल करना है। तो ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूं कोई आदमी जा रहा है और अपनी टीम बना के जा रहा है। यही सवाल दिव्या जी पे ले जाते हैं। दिव्या जी, सीएस साहब जो है वो टीम बना रहे हैं, ऐसा कांग्रेस का कहना है। मैंने प्रवीण जी अभी यही बात कही कि अगर सीएस साहब जा रहे हैं तो जो जाने वाला व्यक्ति है वो अपनी टीम नहीं बनाएगा। और आज दिन तक जैसा आपने कहा कि रिमोट कंट्रोल किसी के पास भी, जब आप सरकार से चले जाते हैं
तो रिमोट किसी के पास नहीं होता कि वो सरकार चला सके। जो गद्दी पे, जो सीट पे बैठा हुआ है, वो इतना समझदार है क्योंकि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो अपनी कुर्सी और अपने काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ सरकारी अफसर है। और वो इस बात का ध्यान रखिए आनंद जी कि जो व्यक्ति आया है वो अपने आप बहुत शिक्षा ग्रहण करके बहुत बड़ा एग्जाम होता है, यूपीएससी का दुनिया का सबसे कठिन एग्जाम है। एग्जैक्टली, सबसे बड़ा एग्जाम है जिसको पास करके वो आता है। और आप इतनी आसानी से उंगली उठा देते हैं क्योंकि आप विपक्ष में हैं, जब भूल जाते हैं कि जब आप सत्ता में थे तब आपने कितना दुरुपयोग किया था। जवाब आज उंगली उठाना आपके लिए बहुत आसान है। जवाब आनंद जी, जवाब। ये दुरुपयोग किस तरह का किया था? गजब की बातें आप करते हैं। और 18 साल के शासन पर मैं बार बार कह रहा हूं कि जिन्होंने घोटालों में जो है मुख्यमंत्री और तमाम सरकार को बचाने का काम किया, यही अफसर हैं। इनके अलावा जो बाकी के 70-80% अफसर हैं वो कहां हैं? उनकी पोस्टिंग क्यों नहीं हो रही है? इन्हीं को बार बार रोटेशन में क्यों आप जो अच्छी पोस्टिंग्स हैं उन पर लगाया जा रहा है? ये इन सवालों का जवाब कौन देगा? अच्छा, एक बहुत क्लोजिंग, मुझे फिर किसी खांचे में आप चाहें तो रख देंगे। एक में क्लोजिंग ले लेता हूं। यदि मान लीजिए हाइपोथेटिकल बात है, यदि मान लीजिए आपकी गवर्नमेंट आई तो जिन को इन्होंने प्रमुख पद में रखा उनको डंप कर देंगे क्या आप इन सारे लोगों को? नहीं, देखिए सर, इस दोनों चीजों में अंतर है क्योंकि जो अधिकारी है उन्हें बदलना या उनका उपयोग ना करना ये बिल्कुल भी न्याय संगत और गैर संवैधानिक होगा। लेकिन उनके साथ जो है पोस्टिंग उनकी लगातार बदली जानी चाहिए और ऐसी पोस्टिंग हर अधिकारी को मिलनी चाहिए जहां उसे परफॉर्म करने का मौका मिले। बहुत छोटा रिमार्क, बिल्कुल फिसल गया वक्त हाथ से। एक क्लोजिंग रिमार्क के ये रोटेशन जो है वो चलते रहना चाहिए, ये मानना है कांग्रेस का। देखिए प्रवीण जी, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। राजगढ़ की कलेक्टर थी निवेदिता और बीजेपी ने थप्पड़ मार दिया था। अब दिग्विजय सिंह ने तो टिप्पणी की थी कि ऐसे अफसरों को तो सम्मानित करना चाहिए, और हुआ क्या कि थप्पड़ मारने के 3 में भोपाल लाके उनको सेक्रेटरी में बैठा दिया। तो ये सरकार अपने हिसाब से किसको कैसा करना है, यदि इतने काबिल अफसर थे तो उनको दूसरी जगह का कलेक्टर बनाना। ठीक है, माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये बात सही है कि अधिकारी तो पूरे सेवा काल के लिए होते हैं, सरकारें अस्थायी 5-5 साल की होती हैं, भले लंबी खिंच जाए बात अलग है। तो ऐसे में अनुकूलन बनाने की जो ज्यादा क्षमता है वो अधिकारियों में ही होती है। अभी भले वो कहीं भी चिन्हित हो जाएं, वो आपको इस सरकार में भी बेहतर दिखेंगे और उस सरकार में भी। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। आज IND 24 देखते रहिए आप।